नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। कोई बाबूजी कहता है, कोई दद्दा कहता है, तो कोई बड़ा भाई कह करके बुलाता है। इन प्यार भरे शब्दों को मिलाकर अगर एक नाम बनता है तो उसे ही कल्याण सिंह कहते हैं। कल्याण सिंह एक ऐसी शख्सियत जिसका शरीर तो मिट सकता है लेकिन आत्मा हमेशा के लिए जीवंत है। बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कल्याण सिंह कितनी बड़ी शख्सियत थे, इस बात का अंदाजा मौके पर उमड़ा जनसैलाब देखकर ही लगाया जा सकता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कल्याण सिंह की चिता में आहुति दी। जो भी हमारे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे और रक्षा मंत्री ने इस दौरान आहुति दी। आखिरकार पंच तत्व में विलीन हो गए कल्याण सिंह। सभी ने नम आंखों से अंतिम विदाई कल्याण सिंह को दी। इस मौके पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपने प्रिय नेता की आखिरी झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिया। सभी ने नम आंखों के साथ कल्याण सिंह को नमन किया, अंतिम विदाई दी। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें जहां पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अंतिम संस्कार के वक्त अपनी आहुति दी। तो वहीं पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। बुलंदशहर में सुबह से ही तमाम नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि दी है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए, अमित शाह गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, उन्हें नमन किया कल्याण सिंह को, साथ ही साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया, अंतिम विदाई दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पहुंच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कल्याण सिंह को याद किया, उन्हें नमन किया। वहीं कल्याण सिंह का गोरक्ष पीठ से गहरा नाता रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह तत्कालीन पीठाधीश्वर अवैधनाथ के साथ लगातार संपर्क में रहे। कल्याण सिंह का गोरक्ष पीठ से गहरा लगाव था। कल्याण सिंह हनुमान जी के भक्त थे। गोरक्ष पीठ के बुलावे पर कल्याण सिंह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल हुए थे। तो गोरक्ष पीठ से उनका गहरा नाता रहा कल्याण सिंह का। और साथ ही हम आपको बता दें, पुरानी तस्वीरें जरूर हैं लेकिन स्मृतियां अभी ताजा हैं और हर किसी के दिल में कल्याण सिंह बसते हैं, बसते रहेंगे। तो कल्याण सिंह का गोरक्ष पीठ से गहरा नाता रहा था और साथ ही साथ गोरक्ष पीठ से कल्याण सिंह का लगाव इतना ज़्यादा था कि उनके बुलावे पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि के दौरान वे लगातार आंदोलन के दौरान सक्रिय दिखाई दिए और अवैधनाथ के संपर्क में लगातार रहे। आखिरकार सभी ने नम आंखों से कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां भागीदारी मोर्चा राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तैयारी में जुटी हैं, वहीं इस बार उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी चुनाव में वोट बैंक को लेकर भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, पर चुनाव में व्यापारियों का हित नहीं सोचा जाता। ऐसे में आदर्श व्यापार मंडल ने यह फैसला किया है
कि 17वें स्थापना दिवस के मौके पर जागरूकता और संकल्प अभियान की शुरुआत वे करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जहाँ भागीदारी मोर्चा है वो काम कर रहा है। उसके अलावा तमाम से राजनीतिक दल है वो तैयारी कर रहे हैं। व्यापारी कैसे देखते हैं 22 के चुनाव को? हम बात करते हैं संजय गुप्ता जी हैं, आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष। सर, व्यापारी जो है वो किस तरीके से इस राजनीति का हिस्सा बनने वाला है? जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी 2022 की तैयारी कर रही हैं, उसी तरीके से प्रदेश के व्यापारियों ने भी मन बनाया है कि हम भी 2022 के चुनाव को अपने हिसाब से उसकी तैयारी करेंगे। व्यापारियों की बात सरकार सुने, इसके लिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल मजबूत व्यापारी वोट बैंक की स्थापना में जुट गया है। व्यापारियों की बात को सरकार नहीं सुनती, उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम लोग वोट देते समय हिंदू हो जाते हैं, मुस्लिम हो जाते हैं, बनिया हो जाते हैं, कायस्थ हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, जाटा हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं। ऐसे में सरकार हमारी बात को नहीं सुनती। आदर्श व्यापार मंडल अपने 17वें स्थापना दिवस के मौके पर 24 अगस्त से ये अभियान शुरू करने जा रहा है। व्यापारी स्वाभिमान जागरूकता एवं संकल्प अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग संकल्प लेंगे कि हम व्यापारी बनकर के वोट देंगे, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा समाज है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक है। व्यापारी में सारी जात के लोग हैं, सारी धर्म के लोग हैं। अगर हम लोग व्यापारी बनकर वोट देंगे तो निश्चित रूप से 2022 में सरकार जो बनेगी वो व्यापारियों के लिए ही बनेगी, व्यापारियों के हिसाब से ही बनेगी। इसकी तैयारी हम लोग जुट गए हैं। हर राजनीतिक पार्टी का एक अपना मोर्चा होता है, व्यापार से जुड़ा हुआ होता है, उसको नहीं देखता है कि वो भी है, तो उसमें आपको कैसे उसमें फ़र्क पड़ेगा? लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका जो भी प्रकोष्ठ होगा वो उस पार्टी के लिए काम करेगा। जो समाज के संगठन होते हैं, जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, वो अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे शुद्ध रूप से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। संगठन ने पूरा मंथन करने के बाद ये महसूस किया कि जो सरकारें हैं ये केवल वोट की बात समझती हैं, वोट की गणित को समझती हैं। एक बड़ी सोच है, इस सोच के साथ व्यापारी अब खुद अपनी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। साफ तौर पे चुनाव में इसका परिणाम क्या होंगे वो तो भविष्य बताएगा। हालांकि व्यापारी भी अपनी ताकत को समझ रहा है कि देखना होगा 22 के चुनाव में व्यापारियों के साथ क्या कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमेठी से, जहां पर एक तरफ सरकार कहती है कि कोविड-19 का टीकाकरण अवश्य करवाएं, तो दूसरी तरफ टीका लगवाने के लिए जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो जिम्मेदारों की ओर से कहा जाता है कि टीका खत्म हो गया है, कल लगेगा। कल फिर जब लोग आते हैं तो भीड़ देखकर फिर कल पर टाल दिया जाता है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि पहुंच वालों को तुरंत टीका लगाया जा रहा है और लाइन में लगे लोगों को फिर कल पर टाल दिया जाता है। अब ऐसे में आखिरकार कोरोना कैसे जाएगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। उधर कानपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी दरोगा को धमकाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अब सपा विधायक का यह कहना है कि वो दरोगा को धमका नहीं रहे थे, बल्कि अपना परिचय बता रहे थे। विधायक इरफान सोलंकी से हमारे संवाददाता सूरज सिंह ने खास बातचीत की है। कानपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इरफान सोलंकी विधायक है जो सीसामऊ का, उनका वीडियो ये बताया जा रहा है कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र से वो जब निकल रहे थे तो उनके कार्यकर्ता ने उनसे मदद की और मदद के दौरान वहीं पुलिस मौजूद थी, जिससे दरोगा से विधायक जी की तीखी झड़प हो गई। विधायक जी का ये कहना है कि हमने अपना परिचय दिया था, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल करके गलत तरीके से दिखाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए सीसामऊ विधानसभा से इरफान सोलंकी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे पूछ लेते हैं आखिर पूरा माजरा क्या था। विधायक जी, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, आखिर क्या वजह रही, दरोगा को आप इतनी तीखी झड़प बता रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मामला ऐसा था कि मैं परसों ग्वालटोली क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा था। वहाँ पे एक कार्यकर्ता है हमारा जिसका नाम मोहम्मद शरीफ नाम है। उसने बताया कि विधायक जी मेरे ऊपर इस 716 का मुकदमा लिख दिया गया है और खामखा मुझे मुजरिम बनाया जा रहा है। हमने अच्छा मैं दरोगा से बात कर लूँगा कहते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही आगे पहुँचा तो ग्वालटोली चौराहे पे पुलिस की पूरी टीम बैठी। उसने विधायक जी दरोगा यहीं बैठा हुआ। तो मैंने आगे बढ़ के दरोगा से पूछा, भैया इसके ऊपर क्यों मुकदमा लिख दिया? उसने मुझे नहीं मालूम, थाने जाऊँ। जब उसने 2-3 बार ये बात की, हमने तुम जानते ना मैं विधायक हूँ। और एक आम आदमी, मैं आपके चैनल से बताना भी चाहता हूँ कि अभी डीएम साहब हैं। डीएम साहब जब गुजरते हैं तो उनके साथ एक गनर होता है, एक उनका संतरी होता है, जो जिस चीज़ से पता चलता है ये डीएम आ रहा है। अगर डीएम साहब परिवार के साथ अकेले भी गुजरते हैं तो वो शादी जब ड्रेस में होते हैं, अल्लाह न करे कोई बात हो तो अपना परिचय देते हैं, तो उसमें बुरी मानने वाली बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल से एक फ़ोन आया,
आकाश नाम के आदमी ने फ़ोन मिलाया, उसने कहा पिताजी मैं आकाश हूँ, न्यूज़ इंडिया से बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कुल मिला के कहा जाए कि आपने अपना परिचय बताया। बिल्कुल मैंने परिचय दिया, और जिसको गलत तरीके से सोशल मीडिया में, और ये जो पुलिस वाले भी हैं, याद रखिएगा, ये पुलिस वाले भी कुछ जास्ती भी कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथी विधायक अमिताभ का मकान भी तोड़ दिया, मनी फैक्ट्री उनकी तोड़ दी, उनको ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, जिससे अमिताभ भाई ने गीता तक जैसी पवित्र किताब की कसम खा के कहा कि मुझे जो आरोप लगाया जा रहा है कि मुझे इतने पैसे मिल गए, उनको बिल्डिंग के पैसे भी नहीं मिले। भाई मेरी तो आस्था है, अगर मेरे सामने कोई कलाम पाक और गीता की कसम खाता है तो मैं तो विश्वास करूंगा। यानी कि ये कहा जाए, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार में जो पुलिस काम कर रही है वो नहीं, आप लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कर रही है। मेरे आप कहिए ना, मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ कि पुलिस के दम पर सरकार चला रहे हैं और पुलिस के दम पे तानाशाही कर रहे हैं। और याद रखिए, पुलिस के दम पे तानाशाही ज़्यादा दिन चलती नहीं है। साफ तौर पे ये सीसामऊ विधायक थे इरफान सोलंकी, जिनका कहना था कि योगी सरकार में भले ही रामराज की बात कही जा रही हो, लेकिन पुलिस जो है एक टारगेट बना करके सपा कार्यकर्ता और सपा जो नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और रही बात जो वीडियो कानपुर से वायरल हो रहा है, उसमें इनका कहना है कि जो वीडियो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, इन्होंने सिर्फ अपना परिचय बताया था। अब ये परिचय बताया था या अपनी तरफ से एक बात उन्होंने कही थी, ये वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं अफगानिस्तान में फंसे चंदौली के रहने वाले सूरज सकुशल वतन लौट आए हैं। भारतीय वायुसेना के विमान ने काबुल से सूरज को सकुशल वापस लाया। वहीं सूरज के लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। सभी ने मुंह मीठा करवा करके खुशी का इजहार किया है। सूरज के पिता ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। मेरे को बहुत खुश लग रहा है और मेरा दिल एकदम खुश है कि मेरा बेटा आ गया विदेश से। जिस चार्ज भरा था उस हम लोग बहुत तकलीफ में थे, लेकिन अब बहुत अभाव है कि मेरा बेटा घर आ गया। अब मैं लोग बहुत खुश हूँ, पूरा परिवार। ठीक था, मगर भारत सरकार बहुत हेल्प की हमारी। सभी मीडिया भाई भी मेरे बहुत हेल्प किए हैं। भारत सरकार को एक खबर दिए हैं कि सूरज भी फंसा हुआ है, एक चंदौली ज़िले का लाल। ठीक है सर। और सर हम लोग 17 लोग थे। एक लोग पहले इंडिया चला आया था। 18 लोग थे, पहले एक लोग पहले इंडिया चला आया था। उसके बाद 17 लोग बचे हैं। 17 लोगों में से जो कि 2-3 लोग जो है, हाँ, वो लोग उसी जहाँ रुके हैं, बाकी सब चले आए हैं। तो अगली खबर बलरामपुर से, जहां पर राप्ती नदी ने तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि महरी गांव के पास बने तटबंध के टूट जाने की वजह से करीब 15 गांव में पानी घुस गया है। इस गांव में रहने वाली करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं तटबंध टूटने की वजह से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी लगातार लोगों के घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राप्ती के कहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये राप्ती नदी ने बंधे को काट दिया है और इससे महरी गांव, बीरपुर, कठेर, कुल्हिया, भोजपुर और जो है मिसौलिया और कोड़ी, मझौआ, कठेर, समदा, ये कम 15 गांव जो है प्रभावित हुए हैं। और ये पानी उनके घरों में घुस गया है। गांव में करीब 20,000 आबादी प्रभावित हुई है। तमाम जो है गांव में जो अनाज रखा था डेयरी में, वो भी जो है पानी घुस गया गांव के अंदर और बह गया सब अनाज। पूरा गांव के लोग जो है, यहाँ सरकार ने न कोई राहत की व्यवस्था किया है, न गांव वालों को कोई खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था किया है, न नाव की व्यवस्था किया है, कोई आया तक नहीं है। बाढ़ के कारण से हम लोग इस बंधा पर रहते हैं और पशुओं के लिए भी दिक्कत है और खाने पीने के लिए भी दिक्कत रहती है। न कोई कहीं आ पाता है, न कोई कहीं जा पाता है। फसल पात है जो सब बाढ़ से बिल्कुल समाप्त हो चुका है, पट गया है। आप लोग पानी भरा है, लड़के बच्चे घर से बाहर हैं, न धान बचा है, न फसल बचा है, न कुछ बचा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, लेकिन आप लोग खाली देख कर चला जाते हो, हमारे लोगों का कुछ रक्षा नहीं करत हो। कोई आया था यहाँ, कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता? हाँ, अब ही तो कोई नहीं आवा है। आप आए हो पहले जी। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बेटे राजवीर सिंह ने दी मुखाग्नि, 21 पंडितों ने करवाया अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने भी डाली कल्याण सिंह की चिता में आहुति, पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने किए अंतिम दर्शन। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा हरदोई के ब्राह्मणों को बीएसपी के पक्ष में लामबंद करने के लिए गांधी भवन स्थित हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी मौजूद रहे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए सतीश मिश्रा ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार में न केवल चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, बल्कि अन्य जातियों को भी सम्मान से जीने की अनुमति नहीं है। उधर गाजियाबाद से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 5वीं कक्षा के स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास ना करने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान रह गया। इस बच्चे ने अपने ही नंबर पर इंटरनेट के जरिए झूठा मैसेज भेज दिया, जिसमें धमकी देते हुए लिखा कि अगर बच्चे के माता पिता ने बच्चे से ऑनलाइन कक्षाएं करवाई तो बच्चे के साथ अनहोनी हो जाएगी। वहीं जब माता पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की तो मामले का खुलासा हुआ और साथ ही साथ बच्चे ने कहा है कि अब उसे रोज ऑनलाइन क्लास लेने के लिए डांटा जाता था, इसकी वजह से उसने ये झूठा नाटक किया है। साइबर सेल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक गार्जियन ने शिकायत दी थी कि उनका जो बच्चा है वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, तो उसकी ऑनलाइन क्लास की आईडी और पासवर्ड हैक करके उसे क्लास छोड़ने की धमकी दी जा रही है और उनके अन्य घरों के नंबर पे तमाम धमकी आ रही है कि बच्चे को क्लास छुड़वा दीजिए, नहीं तो उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जाएगा। इस सूचना पे साइबर सेल ने जब जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में ज्ञात हुआ कि ये काम लड़के द्वारा स्वयं किया जा रहा था। लड़के की काउंसलिंग कराई गई है, गार्जियनों को भी उस संबंध में अवगत कराया गया है और काउंसलिंग करा के और भविष्य में गार्जियंस को भी कहा गया है कि आप इस पर सतर्क दृष्टि रखें ताकि ऐसी किसी भी अन्य घटना होने से। चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।